now be recorded. सही। तो एज़्योर फंडामेंटल्स में का कोर्स हम जो है कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। कंप्लीट तो नहीं, लेकिन इसमें एक नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इनफैक्ट लास्ट है ये एज़्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज में। तो मुख्तलिफ वो क्लाउड के सर्विसेज थे जो प्रैक्टिकल्स मुख्तलिफ हमने किए हैं, वो इसमें थे। ब्लॉब स्टोरेज का था, अब जो है एज़्योर का कंप्यूट स्टोरेज, और अभी जो है हम इसमें आइडेंटिटी सर्विसेज जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अभी भी हम इसी में हैं, एज़्योर के स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज में। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एज़्योर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपका अगर एक्टिव डायरेक्टरी का नॉलेज हो तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि सबसे फेमस टूल है और इसके कैलिबर का दूसरे टूल नहीं है तो सही होगा। आप कहीं पे भी अगर आपके पास विंडोज सर्वर्स हैं, विंडोज की मशीन है, तो ये फ्री सर्विस है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, वो इंस्टॉल हो जाती है और उससे जो सिस्टम एडमिन्स हैं वो विंडोज की मशीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, उनको मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, सॉरी, ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से ऑफिसेज में कि एक सर्वर होता है डोमेन कंट्रोलर, उससे जो है सारे जो नए कंप्यूटर्स हैं उनके यूजर्स बनते हैं वहां पे, उनके कंप्यूटर्स वहां पे रजिस्टर हो जाते हैं और वो वहां से उसके लॉगिन पासवर्ड कंट्रोल होते हैं, वहां से उसके परमिशंस कंट्रोल होते हैं। तो एक सेंट्रल लोकेशन से सारे के सारे सर्वर्स मैनेज हो रहे होते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और उसके इस कैलिबर का कोई भी दूसरा दुनिया में कोई दूसरा टूल नहीं है। बाकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इस लेवल के नहीं है। इसमें जो आपके ऑन प्रेमिसेस मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं वो उनके एसएसओज, आपका कोई मैनेजर है, कोई डेवलपर है, उसने ऑन प्रेमिसेस एसक्यूएल सर्वर एक्सेस करना है तो उसको दोबारा आपने एसक्यूएल सर्वर के यूजर नहीं बना के देने, वही एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर जो है वो एसक्यूएल सर्वर पे जाएंगे। उसने कोई स्टोरेज एक्सेस करनी है तो ऑन प्रेमिसेस में सारा वो स्टोरेज की तरफ उसको एक्सेस होगी उसी एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स की से। अगर वहां पे कोई टीएफएस है, कोई और कोई सर्विसेज हैं, आपने एक्सचेंज है आपका ऑन प्रेमिसेस, कोई सर्वर को आरडीपी करना है, वेब सर्वर्स हैं, वो सारा का सारा जो एज़्योर की एक्टिव डायरेक्टरी है उसकी आइडेंटिटी सर्विसेज हैं वो मैनेज कर रही होती हैं एज़्योर की एडी की सर्विसेज। तो एज़्योर का में जब चीजें एज़्योर में आई तो एज़्योर में एक बहुत जरूरी था कि जो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है उस तरह का एज़्योर में हो। तो एज़्योर, क्योंकि एज़्योर की ही प्रोडक्ट है एक्टिव डायरेक्टरी, तो उन्होंने एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है एक्टिव डायरेक्टरी, तो उन्होंने एज़्योर जब लॉन्च हुआ तो एज़्योर में भी एडी ऐड कर दी। और एज़्योर की एडी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है लेकिन है थोड़ी डिफरेंट। जो ऑन प्रेमिसेस एडी है वो ओवर द इंटरनेट उसका प्रोटोकॉल ट्रैवल नहीं कर सकता ओवर द इंटरनेट, क्योंकि अब स्पेशली कोविड के बाद जो है हाइब्रिड एनवायरनमेंट्स बहुत हो गई। कुछ आपके घर पे होते हैं यूजर्स, कुछ ऑफिस में होते हैं। अब उनको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि जो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है वो ओवर द इंटरनेट ट्रैवल नहीं कर सकती, तो फिर आपको वीपीएन चाहिए होते हैं कि जो ऑन प्रेमिसेस यूजर है वो वीपीएन से कनेक्ट हो और फिर वहां से फिर हो कि अगर वो एडी की फीचर्स एक्सेस करना चाहें, उसमें भी जो है एडी जो है वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। ओवर द वीपीएन भी हमें साइट टू साइट वीपीएन कर लें तो उसमें तो सक्सेसफुल था मेरा ख्याल है, लेकिन जो पॉइंट टू साइट करते हैं उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं था। लिमिटेशंस हैं बहुत। हम जो है अगर उसको देखें तो जो एज़्योर एडी है वो उस सब चीजों को कवर करने के लिए वो आई है। वो आपका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एज़्योर में है, अगर ऑन प्रेमिसेस है या कोई घर में बैठा हुआ है, सबको कवर कर रहा है। वो जाके सब यूजर्स को कनेक्ट कर रहा है और आपकी एज़्योर एडी जो है वो एक आपको मेन सेंटर है सारी चीजों को कंट्रोल करने का, स्पेशली यूजर्स की आइडेंटिटी। और उनमें अब नई चीजें आ चुकी हैं, नया जमाना है।
जैसे कि मैं अगर करूं एमएफए अब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पासवर्ड है उससे ज्यादा एमएफए इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड आपका शायद कोई सिंपल से आपने रखा हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एमएफए आपका जरूर होना चाहिए। एमएफए आपका हो तो वो आपका कोई भी यूजर आपकी सर्विस एक्सेस नहीं कर सकता इतनी इजीली। तो वापस आते हैं हम अब एज्योर की तरफ, ऑन प्रेमिसेस से एज्योर की तरफ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में हम ये वाले टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन सर्विसेज हैं, ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं, जैसे वो एसएसओ है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैं, पासवर्ड लेस कैसे ऑप्शंस हैं उसके, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज हैं या गेस्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज करता है एज्योर, और कंडीशनल एक्सेस है, एज्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। रोल की बेस पे हम मुख्तलिफ यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं, तो वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। नाम उसका जरा मुश्किल है लेकिन है वही एज्योर एडी का है कि मेरा एक यूजर है उसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस देनी है, तो ये इसका रोल बेस्ड एक एक्सेस कंट्रोल हो गया कि उसका एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मैं उसको दे देता हूँ। दूसरे यूजर को मैं कोई कंट्रीब्यूटर का रोल दे रहा हूँ, या उसको सिर्फ कोई एज्योर में ऑप्शंस हैं सिर्फ उसको बिलिंग का रोल दे रहे हैं, अकाउंट्स के हमारे यूजर्स हैं। जीरो ट्रस्ट जो है वो क्या है, पर्पज ऑफ डिफेंस इन डेप्थ मॉडल, पर्पज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। तो ये मुख्तलिफ जो चीजें हैं हम एज्योर आइडेंटिटी एंड एक्सेस सिक्योरिटी उसमें हम कवर करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी हमारी ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और एक्सेस मैनेजमेंट है कि हम हमारी लॉगिन पासवर्ड है उससे हम या टोकन्स हैं एश्योर में, तो उससे हमारी ऑथेंटिकेशन हो, फिर उसकी ऑथराइजेशन हो कि मैं सही है, मुझे उस बेस पे टोकन मिल जाए कि मैं ऑथराइज्ड हूँ कि आगे चीज़ें एक्सेस कर सकूँ, और फिर उसकी एक्सेस मैनेजमेंट है कि कहाँ पे मेरी एक्सेस है उस टोकन के लिहाज से और कहाँ पे मेरी एक्सेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी में हम कवर कर रहे हैं। क्लाउड बेस्ड है ये आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। एज्योर एडी जो है वो क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, तो इसमें आपको इतना ज्यादा आपको चीजें मैनेज करने की आपको जरूरत नहीं होती, वो एज्योर आपके लिए खुद बैकएंड पे मैनेज कर रहा है। आप जब ऑन प्रेमिसेस एडी यूज करते हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना होता है, ऑन प्रेमिसेस की बात कर रहा हूँ ऑफिस के अंदर, कि जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है वो कहीं उसका हार्डवेयर बैठ ना जाए, उसकी हार्ड डिस्क बैठ ना जाए, तो आप सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर करते हैं कि एक अगर बैठ जाए तो दूसरे संभाल ले। अब अगर उस पर आके कोई रॉकेट गिर जाए, वो तबाह हो जाए पूरा, तो फिर क्या करेंगे? आपकी एडी गई, सब कुछ गया, तो आप जो है कोई डिजास्टर रिकवरी या इस तरह की चीजें आपने की हैं तो वहां पे भी चीजें रखनी है, आपने कोई बैकअप्स उसके रखने हैं। एज्योर में वो सारी चीजें वो खुद आपके लिए मैनेज कर देता है। अब क्योंकि ये एज प्लेटफॉर्म एज सर्विस है तो इसमें आपको ये भी नहीं जरूरत है, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, मैं आप श्योर नहीं हूँ कि प्लेटफॉर्म एज या सॉफ्टवेयर है, आई गेस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, कि इसमें आपको ये भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि आपका फॉल्ट डोमेन है या अपडेट डोमेन है। अगर आपने आपको याद हो फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन, अपडेट डोमेन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के अगर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अपडेट्स हैं, सॉफ्टवेयर उनका कोई जो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हुआ, तो उस लिहाज से अपडेट हो रही है, उस लिहाज से थोड़े थोड़े डाउन टाइम आ रहे हैं, तो उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। आपका एज्योर एडी जो है वो खुद से माइक्रोसॉफ्ट नहीं मैनेज किया हुआ है। अगर आपके कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं, कोई डाटा सेंटर उनका डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, उसका भी आपको मसला नहीं होता, वो एज्योर ने खुद बैकएंड पे वो ही मैनेज कर रहा है। तो उस तरह की चीजें आपको क्लाउड बेस्ड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस से आपको इसकी का मसला नहीं होता। इस आइडेंटिटी सर्विस से आप जो है एम्प्लॉइज एक्सेस जो है उसका एज्योर में या एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं सच एज माइक्रोसॉफ्ट 365, एज्योर पोर्टल और थाउजेंड्स ऑफ SaaS एप्लीकेशंस, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एप्स, उन सब में इसका जो है वो कंट्रोल है, और वहां से वहां तक की एक्सेस है। एज्योर एडी
ब्रीफली हम ये देख रहे हैं कि कैसे काम कैसे करता है। लेट्स सी क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट सर्वर है, कोई भी डिवाइस है या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से मतलब ये है कि लेट्स से आपकी अम, कोई वेब एप्लीकेशन है और उसमें आपने जो ऑथेंटिकेशन है, एसएसओ जो है वो आपने एजूर एडी का रखा हुआ है। तो होगा कैसे कि यूजर आएंगे, वो एजूर एडी की उसकी रिक्वेस्ट आएगी कि ये एक यूजर जो है कुछ चीजें एक्सेस करना चाह रहा है, तो उस लिहाज से उसको परमिशन है, अलाउड है या नहीं है। एजूर उस लिहाज से देख के उसको एक टोकन दे देगा। तो सेकंड स्टेप में अगर हम देखें तो टोकन उसको मिल गया, टोकन मिल गया उस यूजर को, तो उस टोकन से फिर आगे जाके जो भी वो रिसोर्स है वो एक्सेस कर सकेगा। अब उस टोकन की जो भी एज है, जो भी चीजें हैं, तो वो एजूर ने आपके लिए कंट्रोल की हुई हैं। आपने पॉलिसीज जो भी इंप्लीमेंट की हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, आपको उस लिहाज से फिक्र की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं तो हमारा हाइब्रिड एनवायरनमेंट अगर है, हाइब्रिड एनवायरनमेंट में ये होता है कि आपकी जो लोकल एडी है वो एजूर एडी के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें आपको इतना डिटेल में बेशक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि ये मॉडल जो है ये दो किस्म के अगर मैं मॉडल डिस्कस करूं, एक ये है कि आप बिल्कुल टोटली एजूर पे हो, दूसरा ये है कि आप हाइब्रिड हो। कुछ आपके एडी आपका लोकल भी हो और एजूर पे हो, और दोनों आपस में सिंक हो। जो यूजर आप वहां यहाँ बनाए लोकल एडी में वो एजूर पे भी बने, तो उसमें एडी सिंक जो है वो यूज हो रहा होता है, और एडी कनेक्ट यूज हो रहा है उसमें। अब जो नए विंडोज 10 आ रहा है, विंडोज 11 आ रहा है, तो उसमें एडी कनेक्ट की जिस ऑप्शन है तो वो अवेलेबल होती हैं। आप एजूर के साथ कनेक्टिविटी का जो है चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पे अब लेट्स से आपका ऑन प्रेमिसेस एडी है, तो वो एजूर एडी कनेक्ट और सिंक उसके जरिए आपका जो एजूर में आपका स्ट्रक्चर है एडी का उससे कनेक्टेड है। तो सिंपल सा एक हमने एक डायग्राम में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज जो हैं, क्योंकि एजूर एडी यूज कर रही थी, सॉरी ऑन प्रीमिसेस एडी यूज कर रही थी, और ऑन प्रीमिसेस एडी के का प्लेटफॉर्म जो है फ्यूचर में शायद खत्म ही हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट उसको खत्म नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि उसका एमसीएससी का ट्रैक खत्म हो गया है, तो मेरा ये अंदाजा ये है, अनअनाउंस तो नहीं, लेकिन ये कि मतलब पीछे पीछे उसको एजूर उसको जरा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जो ऑन प्रेमिसेस एडी है। तो ऑन प्रेमिसेस एडी से लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं एजूर एडी पे, और हाइब्रिड एनवायरनमेंट कुछ के बन रहे हैं, कुछ जो है टोटली माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये इस पे इसकी जॉब्स बहुत हैं और इस पे बहुत काम हो रहा है। उसमें ऑफिस 365 में ये ज्यादा चीजें इसकी कवर हो रही होती हैं वहां पे। Who uses Azure AD? IT admins uses Azure AD to control your apps and your services. और ऐप डेवलपर्स जो हैं वो अपने एप्स में उसके ऑथेंटिकेशन की कीज हैं वो यूज कर रहे होते हैं। ऑफिस 365 जो है उसमें ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 में डायनामिक सीआरएम है, ऑटोमेटिकली उसमें एजूर एडी जो है उसकी ऑथेंटिकेशन यूज हो रही है। तो एजूर में ऑलमोस्ट सारी की सारी जो उसमें एजूर में चीजें हैं उसमें बैकएंड पे एजूर एडी ही यूज हो रहा होता है। आपको कुछ चीजों में नजर आ रहा होता है, कुछ चीजों में नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उनका मोस्टली जो जो मॉडल है वो उसी पे बेस कर रहा है। एजूर एडी फ्री है, जो बेसिक हम यूज कर रहे होते हैं। फिर इसमें P1 है और P2 है जिसमें और फर्दर फीचर्स हैं, जिसमें डिवाइस मैनेजमेंट की भी चीजें आ जाती हैं कि आपकी ऑन प्रेमिसेस डिवाइसेस हैं, उनका किसी का आपने कोई इंट्यून है उसके जरिए यूएसबी पोर्ट बंद करनी है, या उसकी इनकी इंस्टॉलेशन की उनकी फैसिलिटी उनसे लेनी है, या बाकी उनके रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो वो कुछ चीज़ें P1 में अवेलेबल होंगी, कुछ फिर डिटेल जो है वो P2 में असल अवेलेबल है। ये सिंपल सा डायग्राम सा हमने
किया है, जिसमें एक रिसोर्स ओनर अलग से आपका रिसोर्स ग्रुप है। ये अभी हम करेंगे जाके प्रैक्टिकल इसका। तो रिसोर्स ग्रुप है, उसमें रिसोर्स आपका ओनर है, वो एक ग्रुप क्रिएट कर सकता है उस अलग से ये प्रोजेक्ट एक्रेस आईकेरस जो है उसने ग्रुप क्रिएट किया और उसमें उसने असाइन द ग्रुप टू द रिसोर्स। उस ग्रुप को सेल्स फोर्स का कोई रिसोर्स ग्रुप है उस पर असाइन कर दिया कि उस रिसोर्स ग्रुप में वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ये ओनर ये भी कर सकता है कि एक और जूनियर अपना उसको काम दे कि यार ये यूजर्स बनाना या उनको जो ग्रुप ओनर वगैरह असाइन करना है वो आप करें। तो वो ग्रुप ओनर होगा, वो जो है मुख्तलिफ यूजर्स को ऐड करना है और उसके जरिए फिर एक्सेस उनको मिले। तो इस तरह के काम हो सकते हैं, ये हम जाके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। Azure AD डोमेन सर्विसेज, Azure AD डोमेन सर्विसेज जो हैं, जो डोमेन कंट्रोलर है हम उस मशीन को कहते थे, और जो एक्टिव डायरेक्ट जो ऑन प्रेमिसेस डोमेन सर्विसेज है, डोमेन सर्विसेज में वो जो ऑथेंटिकेशन या जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं या जो एक्चुअल काम हो रहा है, तो उसमें डोमेन सर्विसेज हम उससे कह रहे होते थे उसे। इसी तरह से एज्योर में है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS provides managed domain services such as domain join। डोमेन आपने ज्वाइन करना हो तो आपके पास इस सर्विस में ये ऑप्शन है कि आप डोमेन ज्वाइन कर सकें। ग्रुप पॉलिसीज हैं, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल LDAP, LDAP मशहूर प्रोटोकॉल है। करबेरस जो हमारा वो है इसका इंक्रिप्शन का, NTLM ऑथेंटिकेशन। You use these domain services without the need to deploy, manage and patch domain controllers in the cloud। क्लाउड में जो है हमें इस तरह की चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। ये प्रोटोकॉल्स, ये चीजें जो ऑन प्रेमिसेस हैं उसमें मसले मसाइल आ जाते हैं हमारी कोई ग्रुप पॉलिसी में, या ये लाइट वेट अलग से ये करबरस हमारा जो है काम करना छोड़ दे, मुख्तलिफ ऑन प्रेमिसेस में मसले आ जाते हैं। वहां पे आपको इस तरह का इशू नहीं है, सारा Azure आपके लिए कंट्रोल कर रहा है। You can lift and shift those legacy applications from your on-premises environment into the managed domain without needing to manage the AD domain services ADDS environment in the cloud। आप lift and shift जो है Azure में जो आपका on-premises AD है उसकी सारे के सारे यूजर जो हैं वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं Azure में, और lift and shift मॉडल इसको हम कहते हैं। Azure का सिंगल साइन ऑन यूज किया जा सकता है, हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी जगहों पे इसका स्कोप है। MFA जो है अब जो ऑन प्रेमिसेस AD हमारे पास नहीं है, जो Azure में है वहां पे हम MFA यूज कर सकते हैं। SMS बेस्ड है, ईमेल बेस्ड है, ऑथेंटिकेशन ऐप है, ऑथेंटिकेटर ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर की तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी है। फोन कॉल है, ये भी ऑप्शन है। पासवर्ड लेस ऑप्शन जो है विंडोज के, अब उसको भी ये प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसमें विंडोज हेलो फॉर बिजनेस है। जैसे कि आपको पिन जो आपका है वो आपका एक ये ऑप्शन है, जो आपका फेस रिकग्निशन है या थंब इम्प्रेशन है, इस तरह की चीजें जो हैं वो आपके इसमें कवर हो जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो है वो भी आपका पासवर्ड लेस ऑप्शन है, आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड लेस आपका ऑप्शन है। बाकी इसमें कीज हैं, कार्ड्स हैं, USB डिवाइसेस हैं जो आपके पासवर्ड लेस ऑप्शन में आ सकते हैं। मुख्तलिफ लत से कंपनीज हैं तो वो अपने इस तरह के कार्ड्स या USB डिवाइसेस जो हैं वो यूज कर सकती हैं, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, और वो जब तक यूज ना की जाए तो आपको वो SSO आपका इनेबल ना हो। अब ये एक एग्जांपल है, ये अगर हम देखें इसको, ये इसमें आ रहा है, पासवर्ड लेस ऑप्शन में आ रहा है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के थ्रू हो रहा है कि एक यूजर ने लॉगिन किया अपना, कोई Azure का है या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की कोई प्रोडक्ट है, ब्राउजर में है, ये आपका कोई रिमोट डेस्कटॉप भी हो सकता है, कोई विंडोज लॉगिन कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है। लॉगिन किया उसने तो ऑथेंटिकेटर ऐप पे उसको
लिखा आएगा कि 66 जो है वहां पे प्रेस करे, तो वो मोबाइल से देख के 66 प्रेस करेगा तो ये हो जाएगा। तो कोई पिन मैं यूज नहीं कर रहा, कोई मैं की यूज नहीं कर रहा, और वो सिर्फ क्लिक से मैंने कनेक्ट कर लिया। तो ये इनका हेलो, विंडोज हेलो से रिलेटेड, तो जैसे मैंने जिक्र किया, इसमें पिन और फेशियल रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट वगैरह वो आ जाते हैं। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, हमारे पास मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, तो हम उन रोल को असाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ यूजर्स को। तो ये सिंपल सा एक है रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एक यूजर है, मैं उसको ओनर बना देता हूँ, दूसरे को मैं कंट्रीब्यूटर बना लेता हूँ, तीसरे को मैं रीडर बना लेता हूँ। तो वो ओनर जो है उसके पास सबसे ज्यादा राइट्स हैं, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और बहुत ईजी है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझना है। यूज इसका बहुत ईजी है, वहां पे जाके मैं सेलेक्ट करूंगा कि ये यूजर है, ये ओनर है इस रिसोर्स ग्रुप पे, सिंपल। मैं अभी करके थोड़ी देर में वो दिखा देता हूँ आपको। जीरो थ्रस्ट मेथोडोलॉजी ये है कि एजूर ये कहता है कि आपको किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। किसी को भी का मतलब ये नहीं है कि हम जो जैसे हमें माँ बाप कहते हैं कि यार दोस्तों को ट्रस्ट ना करो या ये ना करो, वो नहीं है। इसमें एजूर का मकसद ये है कि आप किसी एप्लीकेशन को, किसी यूजर को, किसी भी कोई सर्वर है, कुछ भी चीजें हैं, आप उनको जब एक्सेस दे रहे हैं तो सिर्फ उतनी एक्सेस दें जितनी एक्सेस उसको चाहिए, ज्यादा एक्सेस ना दें। तो एजूर का जो रूल्स हैं, जो एक्सेस से रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप जब जरूरत होती है आपको, तो आप सिर्फ वही एक्सेस दें। मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरा अगर बिलिंग का कोई अकाउंट्स का बंदा है, उसको मैंने एक्सेस देनी है, तो मैं सिर्फ एजूर की बिलिंग की एक्सेस दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि उसको एजूर की वर्चुअल मशीन्स तक एक्सेस दे दूं, एप्लीकेशन तक एक्सेस दे दूं। वो आएगा, उसको पता नहीं होगा, वो जाके उस वर्चुअल मशीन है उसको उड़ा ही देगा, वो कहेगा कि यार पता नहीं ये क्या है और मैं उड़ा दूं इसको। तो मैं जितनी मेरी जरूरत होगी उतना उस यूजर को मैंने एक्सेस देनी है। इसलिए आज से मेरी एप्लीकेशंस है, अब मेरी एक एप्लीकेशन है, उसको मैंने ये नहीं करना कि उसको मैं डेटाबेस है या मेरी कोई और कोई दूसरी सर्विस है, उस तक मैं उस एप्लीकेशन को कहूँ कि तुमने जाके जो कुछ करना है कर, कोई मसला नहीं। मैंने उस एप्लीकेशन को, उसके टोकन्स जो भी जनरेट हो रहे हैं, उसकी कीज हैं, उनको लिमिटेड एक्सेस देनी है कि वो लिमिटेड जो है उसको एक्सेस कर सके, और वो जो काम है सिर्फ अपना वही कर सके। तो ये जीरो ट्रस्ट मॉडल जो है माइक्रोसॉफ्ट का, और उस लिहाज से चीजें, तो उसमें होता यह है कि लत से कोई इशू हो जाए। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कोई एप्लीकेशन आपकी वो कोई एक्सप्लॉइट हो जाए, कोई आपका यूजर है उसका लॉगिन पासवर्ड एक्सप्लॉइट हो जाए, तो उस यूजर को सिर्फ उस जगह तक एक्सेस होगी, वो आगे जाके हर एक चीज आपकी मॉडिफाई नहीं कर सकेगा। अच्छा, वेरीफाई एक्सप्लिसिटली कि आप जो एक्सेस देने जा रहे हैं, आपने वेरीफाई करनी है, इस पर टाइम देना है। हम बहुत जल्दी जो है ऑल प्रिविलेजेस दे देते हैं, तो उस जो मेथोडोलॉजी है उसको अवॉइड करें। यूज लीस्ट प्रिविलेज्ड एक्सेस और एज्यूम ब्रीच्ड। आप एज्यूम करें कि आप किसी भी टाइम ब्रीच हो सकते हैं, और आपको आइडिया हो कि आप जो एक्सेस दे रहे हैं, आप अगर ब्रीच हो जाए तो कितना आपका नुकसान होगा उस पर, तो उस बेस पे करके आप जो है वो एक्सेस देंगे। और अगर आप ये फील कर रहे हो कि ये चीज जो है ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपकी कंपनी के लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस लिहाज से फिर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आप उसको फर्दर इंप्रूव करते हैं, उस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे एज़्योर। ट्रस्ट नो वन, जस्ट इन टाइम आप ये कर सकते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए भी एक्सेस दें, कि अगर आपने कोई एक ज्यादा एक्सेस दे रहे हैं, आपका एक यूजर है, तो उसको चले एक लिमिटेड टाइम के लिए दे दें एक्सेस। और जस्ट इनफ एक्सेस, JEA, तो ये मुख्तलिफ उसके टर्म्स हैं जो कि जब आप एक्सेस दे रहे होंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शंस वहां पे मौजूद भी होंगे। डिफेंस इन डेप्थ, Microsoft applies a layered approach to security, both in its physical data centers and across Azure services. The objective of defense in depth
is to protect information and prevent it from being stolen by individuals who aren't authorized to access it. So माइक्रोसॉफ्ट की ये एक लेयर्ड डिफेंस की अप्रोच है और ये उन्होंने अप्लाई की हुई है। और आज जब आप कोई लेट्स से कोई सर्विस बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑटोमेटिकली आपके लिए डिप्लॉय की होती हैं और आप फिर ग्रेजुअली वो उसको अनलेयर करते हैं और उस तक एक्सेस जो है वो आप इनेबल करते हैं। कुछ चीजों में आपने खुद करना होगा। तो वो अगर आपको मॉडल याद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो आपके पास हर मॉडल में आपके पास उन्होंने एक मैं वो टर्म भूल रहा हूं जिसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल एक बनाया हुआ था कि कहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे एजूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीजें हमने सिक्योरिटी हो गई, बैकअप्स हो गई चीजें, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स के जरिए हमने करने, और वो लेयर्ड अप्रोच जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम मैनेज कर सके चीजें। सही। The common principles that help define a security posture are confidentiality, integrity and availability, known as CIA। तो हम डिफेंस इन डेप्थ जो है उसमें ये चीजें हम एजूर में जो लेयर्ड अप्रोच है उसके जरिए ये अचीव कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड है। डिफेंडर फॉर क्लाउड जो है वो हमारे लिए एक एंटीवायरस है और जो हमारा जो सिक्योरिटी पोस्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत जबरदस्त टूल है। इसमें CSPM क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, तो मैं अगर ये टर्म यूज करूं कि वी विल इम्प्रूव योर क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, तो मोस्टली यही वाले टर्म्स यूज किए जाते हैं जब हम लेट्स से आप कोई प्रपोजल दे रहे हैं। तो प्रपोजल में आप टर्म यूज करेंगे कि CSPM, तो उसका मतलब ये होगा बैकएंड पे आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को यूज करके आप सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो इम्प्रूव करेंगे। क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, CWPP for all your Azure on-premises and multi-cloud, even AWS और GCP। अब Azure के में ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की बात कर रहा है कि इवन एजूर और बाकी भी आप अगर टूल्स आपके कहीं पे यूज हो रहे हैं, वर्चुअल मशीन यूज हो रही हैं, तो उन पे आप ये क्लाउड का जो हमारा है डिफेंडर इंस्टॉल कर सकते हैं और एक सेंट्रल लोकेशन से आप चीजें आपको नजर आएंगी। मैं अगर उसका एक डैशबोर्ड है वो आपको दिखाऊं, तो अब ये एक डैशबोर्ड है जिसमें मेरे पास जो सिक्योर स्कोर है मेरा, कि मेरी चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक कितना सिक्योर है या कितने मेरे पास ऑप्शन है कि उसको मैं फर्दर इंप्रूव कर सकूं, तो वो मुझे एक स्कोर के लिहाज से बता रहा है। और उसमें एजूर का मेरे जो है 67% है, AWS का मेरा 30% है और GCP का मेरा 37% है। अब इस स्कोर में जरूरी नहीं है कि मैं ये करूं कि मैंने ये स्कोर 100% अचीव करना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिहाज से मेरे अपने जो कुछ रूल्स होंगे उस लिहाज से मैंने करना होगा कि लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट कहेगा कि आप MFA सारे के सारे यूजर्स पे अप्लाई करो, तो आपको शायद CEO जाए वो कहें कि यार नहीं मैंने MFA नहीं करना, या कोई और कहे मैंने MFA नहीं करना, तो उसका स्कोर आपका थोड़ा कम हो गया। तो वो उस लिहाज से, या आपने कोई और जो इस माइक्रोसॉफ्ट कहेगा कि इस यूजर को सिर्फ US बेस जो है उसको एक्सेस होनी चाहिए या और कोई पॉलिसी है वो होनी चाहिए, तो वो आप फुली उस तरह से जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, लेकिन ये कि वो उसमें आप कोशिश करेंगे कि जितना इंप्रूव कर सकें वो स्कोर तो वो करें। और उस लिहाज से आपको एक यहाँ पे एक इनसाइट मिल रही होती है। कोई थ्रेट्स हैं वो आपको यहाँ पे उस लिहाज से उसका जो अलर्ट्स हैं आपको डैशबोर्ड में मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही होती हैं। तो अनहेल्दी रिसोर्सेज मेरे 988 रिसोर्सेज हैं, इसमें 497 जो हैं अनहेल्दी हैं। अब अनहेल्दी से यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो मैं क्लिक करूंगा तो वहाँ पे जाके फिर मुझे फर्दर उसकी डिटेल्स मिलेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड जो है उसके एजेंट्स होते हैं
वो अगर AWS या हमारा कोई वर्चुअल मशीन है एश्योर पे भी हमने उसको कनेक्ट करना है तो वो हम एजेंट इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई वेब ऐप है उसमें करना है तो वो हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। पेड सर्विस है, ये फ्री नहीं है, आपको चार्ज होगा उसका। और उस लिहाज से एक सेंट्रल आपकी सारी यहाँ से चीज़ें मैनेज हो सकेंगी। अच्छा, मैं अब एडी को ज़रा फर्दर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं एज़्योर में। अब हमने अपने अब इस एनवायरनमेंट में एज़्योर एडी तो बनाई ही नहीं है, तो चीज़ें हम मुख्तलिफ क्रिएट करते जा रहे हैं। तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है, एज़्योर एडी हमारी बनी है नहीं बनी, हम चेक कर ले। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी मैं देख लेता हूँ, तो उसमें कुछ टेस्ट यूजर्स इस तरह की चीज़ें मैंने बनाई हैं, तो वो मुझे नज़र आ जाएगी। मुख्तलिफ मैंने टेस्ट यूजर आपके लिए बना लिए थे, कुछ टेस्ट डोमेन्स हैं उनके हमने कर दिए थे। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, ये मेरा एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी है। मैं अगर एज़्योर में स्टार्ट करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ईडी जो है मेरा स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं ऑफिस 365 में कोई ईमेल वगैरह बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली एडी में वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो बैकएंड पे एडी चल रही होती है, हमें नहीं होता आइडिया उसका। अब मेरे 10 यूजर्स हैं, इसमें ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, एक कोई एप्लीकेशन बनी हुई है, 3 डिवाइसेस को मैंने कोई एक्सेस वगैरह दी हुई है। एजूर एडी फ्री मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरी टेनेंट आईडी है एजूर एडी की, और उस लिहाज से चीज़ें मेरी मैनेज हो रही हैं। मैं साइन इन कैसे हो रहे हैं उससे रिलेटेड ग्राफ है मेरे पास मुख्तलिफ, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यूजर्स का साइन इन ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। और भी इसमें नीचे मॉनिटरिंग में ग्राफ्स हैं, आप ऐड करना चाहें, देखना चाहें तो ऑप्शन होती है। अब मेरी ये तेजुस्त से रिलेटेड मेरी कोई नाम उसको मैंने दिया हुआ है, इसमें कुछ दोस्तों की चीज़ें मैंने कुछ ऐड की हुई हैं। मैंने अपना कोई ईमेल एड्रेस उसको दिया हुआ है, और ये एक टेस्ट इन्वायरमेंट मेरी बनी हुई है। रिकमेंडेशन, अच्छा मुझे कह रहा है कि रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए, कि एजूर एडी को मैंने कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो मेरे यहाँ पे आ जाएंगी, ट्यूटोरियल्स हैं, तो अब वो सेटअप गाइड है। पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन मैंने इनेबल करनी है तो वो कैसे होगी, तो पासवर्ड लेस वही है कि मैं वो ऑथेंटिकेटर या वो चीज़ें यूज़ करूँगा तो पासवर्ड लेस उसको एजूर कह रहा है। अच्छा, प्रीव्यू फीचर, ये नए कुछ फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पे नेम है, कैटेगरी है, सर्विसेज है, और रिलीज टाइप है, रिलीज डेट है। मैं कुछ चीज़ें मैं इनेबल डिसेबल करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ या उसको देख सकता हूँ। डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसका अब हमने चेक करना है। अब मेरा इसमें या आपका इसमें इंटरेस्ट क्या होगा? आपका इंटरेस्ट ये होगा कि कोई हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है, दैट्स से वो पैचर लकी का। अब पैचर लकी का सिप्तान हमारे थे, उनके लिए मैंने बनाया हुआ है। अब मैं ये नहीं चाहता कि सिप्तान जो है वो बाकी मैंने आतिफ के लिए बनाया है, रोशान के लिए बनाया हुआ है, या इमरान के लिए अलग से रिसोर्स ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब ये ना हो कि सिप्तान आके आतिफ का कोई प्रोजेक्ट जो है उसको भी एक्सेस कर सके, तो वो मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो उसका हम देखते हैं अभी थोड़ी देर। तो वहां पे अब मैं यूजर्स यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास यूजर्स हैं। मैं कोई नई यूजर ऐड करना चाहूँ, यूजर्स ऐड कर सकता हूँ जैसे हम ऑन प्रेमिसेस एडी में करते थे। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट डमी यूजर्स कुछ मैंने बनाए हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं अलग से कोई न्यू यूजर करूँ तो क्रिएट न्यू यूजर मैं कर सकता हूँ।
मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आतिफ का कर लेता हूँ, और उसका मैं डोमेन जो है let's say thesis.com में रख लेता हूँ। अब डिस्प्ले नेम उसका अम, मैं रख लेता हूँ आतिफ, जो भी साथ आगे मैंने देना है नाम उनका। मैं ये कर सकता हूँ कि पासवर्ड उनका जनरेट ना करूँ, उनको ईमेल चली जाए, तो वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड उनका मेरे पास ऑप्शन होगी इनवाइट। इनफैक्ट वो दूसरा है, वो यूजर से इनवाइट का है, सही है। मैं चलो जनरेट कर लेता हूँ इसमें पासवर्ड, हम ये कर लेते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि इजी से लेके आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेके जाऊँ। पासवर्ड वीक है हमारा, तो हम कोई दूसरा रखेंगे तो वो हम भूल जाएंगे। अब मैं ये एडी का यूजर बना रहा हूँ, और मैं आतिफ ने रिसेंटली हमारी कंपनी ज्वाइन की है, और उस लिहाज से मैंने उनका यूजर बना दिया, उनका पासवर्ड बना दिया, बल्कि इनफैक्ट ऑटो जनरेट ही कर लेता, वो इजी था। और क्रिएट एंड रिव्यू, मैं इनफैक्ट नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज में मैं देख लेता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इस बेस पे बहुत सारी चीज़ें आगे मैनेज होती हैं, लेकिन लेट्स से हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते उसको। मैं किसी ग्रुप का मेंबर उसको बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि एडमिन ग्रुप का ही मेंबर हो, या जो भी हो। हम फिलहाल लेट्स से ग्रुप्स नहीं बनाते, हम सिंपल रखते हैं इसको। और ये हमारा क्रिएट मैं कर देता हूँ, तो ये एक मेरा यूज़र क्रिएट हो गया आतिफ के नाम से। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आतिफ मेरा, थोड़ी देर लगेगी इसमें, फिर आ जाएगा। अच्छा, मैं लेट्स से इस असद 2 के यूज़र को मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये लेट्स से मेरा एक यूज़र हमने बना लिया है, हम इस यूज़र की चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं। अब इस यूज़र को मैंने असाइन रोल्स वगैरह, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी कि ये क्या रोल्स मैंने इसको असाइन किए हैं, कहाँ कहाँ तक उसकी एक्सेस है। मैंने कोई रोल असाइन नहीं किया, मैं इसको लेट्स से कोई रोल मैं असाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मेरा ये टारगेट है, मैं इस यूज़र को एक तो लेट्स से मैं बिलिंग की एक्सेस दे दूँ। बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं इसको बना लेता हूँ। मैं टीम्स के एडमिनिस्ट्रेटर में बना सकता हूँ, और चीज़ों को कर सकता हूँ, एक्सचेंज के बना सकता हूँ, शेयर पॉइंट के बना सकता हूँ, कोई और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एजूर में ये रूल्स या इस तरह की चीज़ें साइन करके थोड़ा सा ये टाइम लेता है, तो फिर वो विजिबल हो जाती हैं। ये आतिफ का आ गया मेरे पास, जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया। अब मैं जाता हूँ, मेरा टारगेट क्या था कि यार हमने जो पैचर लकी है इस पे एक्सेस देनी है आतिफ को और सिप्टैन, दोनों को देनी है अलग से। तो हम इधर आके इस रिसोर्स ग्रुप में यहाँ से हम इसके एक्सेस कंट्रोल में जाएंगे। अब इस रिसोर्स ग्रुप में क्या है, मैं अगर देखूं, इस रिसोर्स ग्रुप में मेरे पास एक स्टोरेज अकाउंट है कोड मूवमेंट के नाम से,
इसमें मेरे पास एक डीएनएस जोन है, अगर आपको याद हो पैचर लकी में हमने बहुत काम किया है इस डीएनएस जोन में। दूसरा मेरे पास एक ही रिकवरी वॉल्ट है, कोई बैकअप्स हैं कुछ। मैं इसकी एक्सेस जो है मैं चाहता हूँ कि आतिफ को मिले, ताकि आतिफ डेवलपर हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त, और वो इसको मैनेज कर सके। तो मैं यहाँ से ऐड रोल असाइनमेंट या यहाँ से ऐड करके ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर सकता हूँ, और कोई लेट्स से कोई रीड ओनली का रोल असाइन करना तो वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। सर ये जिस तरह एडब्ल्यूएस में हमारे पास आईएएम होता है, ये वही चीज है? बिल्कुल वही चीज़ है, हाँ, वही चीज़ है, लेकिन एज्योर का स्कोप जो है वो बहुत तगड़ा है उससे। राइट सर। अब हो ये रहा है कि जो AWS का है ना, उन्होंने IAM रोल किए हैं, उन्होंने उसमें AD को भी अलग से किया हुआ है। 2-3 किस्म के उनके जो आइडेंटिटी के रोल्स, जो यूज मैं कहूँ कि सर्विसेज हैं, उन्होंने 2-3 किस्म की सर्विसेज में मैनेज किया हुआ है। अभी उन्होंने कोई नई एक स्टार्ट की थी। मैं एक यूजर को रोल देना था, मैं गया हूँ, मैं उसमें घूम ही गया, मैं क्या यार अब ये वाला दूं मैं या दूसरे वाला दूं। अब उसके मैंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। मुझे ऑब्वियसली जो नए जो उन्होंने ऐड किया था उसका स्टडी करना पड़ता। अब एज्योर का क्योंकि स्टार्ट से ही वो बिल्ड ही उस पे एज्योर एडी पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड किया हुआ है, तो उन्होंने इसको इतना जबरदस्त बनाया है कि वो मजा आप मुझे कम से कम AWS में नहीं आता। और ईडी जो है वो है भी इन्हीं का, एज्योर का, तो वो अनबीटेबल है इस लिहाज से। अब इसमें मेरे ऑन प्रेमिसेस भी यूजर हो सकते थे कि मैं देखता कि ऑन प्रेमिसेस यूजर हैं, उनको मैं एक्सेस देना चाहूँ इस पे तो मैं दे सकता था। अच्छा, ये मैं इधर से एक रोल असाइनमेंट दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ओनर का, या मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर का लेता हूँ। तो मेरे पास ये मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूल्स हैं, और इसमें एक है इनफैक्ट डिवाइस अपडेट और लोकल। अच्छा, अच्छा एक मिनट यार, मैं इसमें ऐसे कर लेता हूँ कि मैं को एडमिनिस्ट्रेटर कैन ओनली बी एडेड एट द सब्सक्रिप्शन लेवल। अच्छा अच्छा, सही है। ओपन एक्सेस और को एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा, मैं को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करता, मैं इसको दूसरा रोल असाइन कर लेता हूँ। उस को एडमिनिस्ट्रेटर का भी हम करते हैं थोड़ी देर में। वो मेरे बिलिंग लेवल पे, सब्सक्रिप्शन लेवल पे ऐड होगा। मैं इसको असाइन कर लेता हूँ कोई एजूर फ्रंट टूर है, और लेट्स से मैं इसको बैकअप कंट्रीब्यूटर का मैं रोल असाइन कर देता हूँ एज एन एग्जांपल। मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर्स या ग्रुप हैं, वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। मैं कर देता हूँ आतिफ। ये आतिफ मेरा आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये रिव्यू एंड असाइन, अच्छा नेक्स्ट करके मैंने रिव्यू एंड साइन कर दिया। तो ये आतिफ को मैंने बैकअप्स के रूल्स पे उसको एक्सेस दे दी। इस अच्छा, मैं अपना ये चेक करूं कि मैं जो जिस यूजर से लॉगिन इन हूँ, मेरा क्या है रोल यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर चेक करूं, असद का मैं देख लेता हूँ।
मैं ओनर हूँ, मैं फुल एडमिनिस्ट्रेटर, मैं सब्सक्रिप्शन लेवल से जो है वहाँ से मुझे ये एक्सेस सारी मिली हुई है। मैं ये एसेट 2 का देखूँ तो उसको इस पे रोल्स असाइन नहीं है, तो वो इधर इस में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये ओनर है और बाकी मैं रूल्स देखूँ फर्दर, ये रूल्स का पूरा एक लिस्ट आ जाएगी, इसमें ओनर, कंट्रीब्यूटर वगैरह सारी चीज़ें हैं। अब मैं कंट्रीब्यूटर कर देता हूँ, चेक करता हूँ, इसका मैं व्यू कर देता हूँ। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये कंट्रीब्यूटर जो है वो क्या क्या कर सकता है। कैन रीड, डिलीट वगैरह वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें सारे, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो कर सकता है। कस्टम रोल्स भी बनाए जा सकते हैं, मैं कस्टम रोल्स भी बना सकता हूँ। ओनर जो है वो उसके पास सबसे ज़्यादा, और इन रोल की बेस पे मैं इस तरह कोड में भी अपने मैं कर सकता हूँ, और वो रोल नेम मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे जीसन है, मैं ये लेके लत से मेरा कोई कोड है उसमें यूज़ करना, मैं कर सकता हूँ। और मैंने इस पर रीडर है, लत से मैं असेट 2 है उसको रीडर के रोल की तरफ मैं लेके जाना चाहूँ, तो ये रोल फिर उसको असाइन हो सकेगा रीडर वाला, और वो सिर्फ रीड की एक्सेस होगी। अब ये देखें सारी सिर्फ रीड की है। मैं दूसरा यूज़र है, क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास कोई नहीं है। अ, मैं फर्दर रोल है, कस्टम रोल असाइनमेंट देख लेते हैं। कस्टम रोल मैं बना के उसमें जो भी परमिशंस हैं वो मैं ऐड करके फिर उसको यूज़ कर सकूँगा। एक्टिव डायरेक्टरी की एक्सेस हो और क्या क्या एक्सेस हो वो मॉडिफाई की जा सकती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं सब्सक्रिप्शन लेवल पे जाता हूँ, सब्सक्रिप्शंस, और ये मेरी सब्सक्रिप्शन है, इसमें यहाँ पे मैं कोई को एडमिनिस्ट्रेटर उसकी तरफ मैं चला जाता हूँ। ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे असद 2 को, तो इसको मैंने ऐड करके एज को एडमिनिस्ट्रेटर मैं उसको भी बहुत सारे रोल्स असाइन होंगे। एक मुझे वो शायद ओनर को वो ना कर सके, उसके अलावा जो है वो सब कुछ कर सकेगा, तो वो को एडमिनिस्ट्रेटर है, सारी की सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर रोल में सारी चीज़ें उसको अलाउड है वो सारे के सारे वो कर सकेगा। तो मुझे इस लिहाज से फिक्र नहीं होगी कि हर एक चीज़ मैं आके करूँ। मैं असद 2 को कहूँगा कि यार जाके ये चेंजेस करनी है, कोई नए यूज़र बनाने हैं, कुछ रिसोर्स ग्रुप्स बनाने हैं, वो बना के आगे उनकी एक्सेस दे दें किसी को, तो वो सारे यहाँ से मैनेज हो रहे होंगे। व्यू एक्सेस टू दिस रिसोर्स, मैं देख लेता हूँ कि इस रिसोर्स को किस किस के कौन कौन से रोल्स असाइंड है। अब इसमें सिर्फ इस ये ओनर है एडेड, तो दैट्स गुड। अब ये मेन सब्सक्रिप्शन लेवल पे है। अगर यहाँ पे मैंने बाकी भी यूजर्स को ऐड किया हुआ है, जैसे कि एक हमारे क्लाइंट ने ऐड किया था, तो उसका वो यूजर हैक हुआ, और उस यूजर के हैक होने की वजह से उसके सारे के सारे रिसोर्स ग्रुप जो है वो वर्नेबल थे, और उसको मसला था। तो मैंने अगर सब्सक्रिप्शन लेवल पे किसी को ऐड करना है तो उसको कोई ख़ास रोल दूं, या चीज़ें मैंने उस ये नहीं करना कि हर एक को ओनर या हर एक को एडमिनिस्ट्रेटर में बना दूं।
अब थोड़ी देर पहले जो मैंने ऐड किया था वो आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं इसको तो एडिट को एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, व्यू माई एक्सेस है और व्यू डिनाई असाइनमेंट्स को डिनाई किए हुए हैं, कस्टम रोल्स हैं तो वो है। अच्छा, मैं ये एजूर एडी में वापस जाता हूँ अगर। अच्छा, ये यूजर जब लॉगिन करेगा तो वहां पे उसको फिर जैसे मुझे नजर आ रही चीजें तो वो को एडमिनिस्ट्रेटर को सारी वो चीजें नजर आ रही होंगी। मैं एक मिनट दोबारा देख लूँ वो यूजर बना या नहीं बना। अ, एक्चुअली चेक एक्सेस और यहाँ से हम देख लेते हैं असद टू का। तो इसको अभी हाँ क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर एक इसको एक असाइन हुआ है, इको एडमिनिस्ट्रेटर इनफैक्ट हाँ ये आ गया। तो ये इसको असाइन हो चुका है रोल। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन लेवल के हैं और अच्छा, मैं वापस आता हूँ एजूर एडी को हम देखते हैं। इसमें ग्रुप्स हैं, मैं यहाँ से ग्रुप्स बना देता हूँ सकता हूँ। कोई सेल्स टीम का ग्रुप हो, बाकी ग्रुप्स हैं, आईटी टीम का ग्रुप हो, वो बना के उनको उस लिहाज से स्पेशल परमिशन जो भी देनी हो मैं कर सकता हूँ न्यू ग्रुप से। और उसको मल्टीपल यूजर असाइन कर सकता हूँ, मल्टीपल रोल्स वगैरह असाइन कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि एक्सटर्नल आइडेंटिटीज भी ऐड कर सकता हूँ। अम, और यहाँ पे मुझे इनवाइट गेस्ट यूजर्स का है। इनफैक्ट मैं यूजर्स में जाके वहाँ से भी क्रिएट न्यू यूजर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इनवाइट एक्सटर्नल यूजर का भी मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से मैं देखूँ तो मैं लत से आपका आतिफ का जीमेल का है डॉट बी @gmail.com, ये उसका ईमेल है। उसको ईमेल चली जाएगी मैं जब उसको इनवाइट सेंड करूँगा, क्रिएट एंड रिव्यू करूँगा तो आतिफ को ईमेल चली जाएगी। उनको कहेगी कि आपको एक रिक्वेस्ट आई है, आप विलिंग हैं कि आप ये रिसोर्सेज एक्सेस कर सकें एजूर की। तो लेट्स से वो क्लिक करता है तो एजूर पे आके वो अपना लॉगिन पासवर्ड बना लेगा। तो इसका यही ईमेल एड्रेस जो है वो एज एक्सटर्नल आइडेंटिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसको मैंने अगर कुछ रोल्स असाइन करने हैं या कुछ चीज़ें असाइन करनी है तो मैं असाइन कर सकूँगा। ये एमएस टीम्स में भी ऑटोमेटिकली हमारे जो कोई अगर मीटिंग्स हैं उस मीटिंग में कोई एक्सटर्नल यूजर ऐड करते हैं तो वो बैकएंड पे उसका एक गेस्ट यूजर जो है या एक्सटर्नल यूजर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये एक सिंपल सा एजूर का है। बाकी चीज़ें इसकी मैं इतनी एक्सप्लोर फिलहाल मैं नहीं कर रहा। एडी कनेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने अगर ऑन प्रेमिसेस एडी को कनेक्ट करना हो तो उससे किया जा सकता है। बाकी एमडीएम डिवाइस के मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो यहाँ से की जा सकती है। अच्छा, एक इंट्रा है, मैं आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा तो मैं उसका भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एजूर एडी क्योंकि अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है उसके लिए उन्होंने ये अलग से ये यूआरएल से बनाया हुआ है intra.microsoft.com और यहाँ पे आपके यूजर्स ग्रुप जो भी थे वहाँ पे वो सारी यहाँ पे भी
मुझे शो होंगे, और मैं उस लिहाज से अगर मैंने चीज़ें देखनी हैं तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिवाइसेस हैं, जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, प्रोडक्शन, बाकी एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्शन है, चीज़ें हैं, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये एक अलग से इंटरफेस उन्होंने एडी के लिए यहाँ से एक्सेस दी हुई है। सही, अच्छा। मैं इसको टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। अब क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं कि आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों तो वो हम एंटरटेन कर सकें। अच्छा, इसका मैं अगर ऑफिस 365 में जाऊंगा, वहीं पे भी मुझे यही यूजर नजर आएंगे जो यहाँ पे बने हुए थे, यूजर्स ग्रुप्स। जिस भी इंटरफेस में मैं जाऊंगा, जहाँ पे भी मैं यूज करना चाहूँ तो इनको मैं यूज कर सकूंगा, और उनकी टोकन्स हैं या चीज़ें हैं वो यूज हो सकती हैं। मैं इसमें जाके यहाँ पे एक ये था B2B, ये जो है कोई बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन का है। तो वहाँ पे लेट्स से आपकी एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, दोनों में अलग अलग एडी यूज हो रही हैं, आप दोनों के यूजर जो हैं वो आपस में इस तरीके से सिंक ये करना चाहते हैं कि आप उनके जो एडी के यूजर्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आए। आपने अगर उनको कोई राइट्स असाइन करने हैं तो वो जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए B2B कोलैबोरेशन हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं, और आपके मुख्तलिफ केसेस के लिए मुख्तलिफ उनके सोल्यूशन हैं। और वो एडी की ही ऑथेंटिकेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है, जो कि बहुत सारे सोल्यूशंस में हमें हेल्प दे रहा होता है। जिस ग्रुप्स में मैं हूँ, अब जिस ग्रुप्स में मैं, लेट्स से एक यूजर इन्वॉल्व है उसमें है, अगर वो कोई ईमेल ग्रुप है तो उनको, उस ग्रुप को ईमेल की जाए, उन सब यूजर्स को ईमेल भी उसी तरीके से आ जाती है। लाइसेंसेस मेरे पास हैं, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। जो अवेलेबल लाइसेंसेस होंगे तो वो मुझे नज़र आ जाएंगी। डिवाइसेस, कोई मैंने डिवाइसेस कनेक्ट किए होंगे इस यूजर्स के ज़रिए, तो ऑथेंटिकेशन मेथड्स, MFA वगैरह। ये रिवोक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैं इसकी रिवोक करना चाहूँ, और बाकी इंट्रा में और ऑफिस 365 से वहाँ से MFA की ऑप्शन है। अच्छा, मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ, और कोई क्वेश्चन जो आपके तो वो हम इंटरटेन कर लेते हैं। जी। फिर इसके थ्रू सिंगल साइन ऑन सर्विसेज भी यूज की जा सकती हैं। जी बिल्कुल, एश्योर एडी के सिंगल साइन ऑन सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल यूज़ किए जा सकते हैं, और उस लिहाज से आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को जो है वो यूज़र्स या उनके जो एक्सेस है उस लिहाज से वो दे सकते हैं। अ, मैं अगर यहाँ पे आऊँ, कोई वर्चुअल मशीन मैंने बनाई हो तो स्टोरेज अकाउंट में मैं देखूँ, अगर यहाँ पे इसके IAM में, तो मैं यहाँ से ऐड रोल असाइनमेंट मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ से मैं यहाँ पे लेट्स से इस स्टोरेज पे किसी को ओनर बनाना चाह रहा हूँ या कंट्रीब्यूटर बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करके और उस यूज़र को मैं राइट्स दे देता हूँ। मैं आदिल मैं दे देता हूँ
आतिफ, तो ये मैंने ऐड कर दिया एज ए कंट्रीब्यूटर। वो अब स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकेगा। वो अगर वो एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा है वो एजूर, तो वहाँ पे वो लॉगिन पासवर्ड इसके यूज़ करेगा तो वो ये उसको नज़र आएंगे। इनफैक्ट रिसोर्स ग्रुप लेवल पे हाँ ये है प्रिविलेज। सही है, ये रिसोर्स ग्रुप लेवल पे मैं इसको ओनर में कर देता हूँ। तो इसको और असाइन करके मैंने ये रोल इसको असाइन कर दिया। हाँ सही है, ये मैं स्टेप मिस कर रहा था। तो मैंने रोल इसको असाइन कर लिया। मैं रूल्स एंड असाइनमेंट्स में देखता हूँ। हाँ, तो ये असद भी ओनर है और ये आतिफ भी ओनर है। अब हम ऐसे करते हैं कि इस दूसरी पैचर लकी वाले में देखते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या पोजीशन है इसकी रोल्स एंड असाइनमेंट्स की एक्सेस में। रूल्स एंड असाइनमेंट्स में आता हूँ। आतिफ, यहाँ पे हमने आतिफ को एज ए बैकअप कंट्रीब्यूटर ऐड किया था और वहाँ पे हमने एज ए ओनर ऐड किया हुआ है। और अगर सब्सक्रिप्शन लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे उसके डिफरेंट होंगे। तो ये इनफैक्ट ये मैं मिस कर रहा था, सॉरी। पिछली दफ़ा जब मैंने रूल ऐड कर रहा था तो मैंने ज़रा अच्छा मैं ये दो रिसोर्स ग्रुप्स हैं। एक ये रिसोर्स ग्रुप है हमारे पास, एक ये रिसोर्स ग्रुप है। ये रिसोर्स ग्रुप है, स्टोरेज अकाउंट के नाम से है लेकिन रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया है। ये रिसोर्स ग्रुप है हमारा patcherlucky.com, जो हमारी वेबसाइट है। उसमें हमारे पास ओवरव्यू में अगर हम देखें तो 3-4 चीज़ें हैं हमारे पास। डीएनएस जोन की हम एक्सेस देना चाहें तो हम यहाँ से दूसरा एक हम रूल ऐड कर देते हैं, क्योंकि असद जो है हर टाइम बिजी रहते हैं। हम एक रोल असाइनमेंट्स में हम जाते हैं और ये प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर, ये इजी रोल हमारे पास हैं। ओनर कंट्रीब्यूटर, मैं कंट्रीब्यूटर इसको बना देता हूँ। तो वो कंट्रीब्यूटर क्या है, ग्रांट फुल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज बट does not allow you to assign roles in Azure RBAC। आप खुद तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप किसी और यूजर को रोल असाइन नहीं कर सकते ये कंट्रीब्यूटर से। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी हेल्प करे इसमें। असद 2 मेरा दूसरा यूजर है और मैं ये चाहता हूँ ये मेरा कंट्रीब्यूटर बने, लेकिन ये किसी और को मेरी इजाज़त के बगैर आगे अलाउड ना हो कि किसी को और रोल असाइन कर सके। तो वो सिर्फ इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो है वो चीज़ें सारी कर सकता है। ये आ गया। तो आई होप ये ज़रा क्लियर है चीज़ें। डिनाई एक्सेस, मैं किसी को चाहता हूँ कि मैनुअली किसी को डिनाई करना या किया हुआ हो तो वो यहाँ से किया जा सकता है। किसी ग्रुप्स को हाँ, ग्रुप्स को मैं कर दूं कि यार आईटी टीम जो है वो इस रिसोर्स ग्रुप पे जो है उसको फुल एक्सेस हो, तो वो यहाँ से किया जा सकता है कि मैं आईटी टीम जो है सारी की सारी ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूटर हो। तो मैं यूजर्स और ग्रुप्स में जाके मैं कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रुप्स में हमारे पास ये एडमिन एजेंट्स हैं, तो ये एडमिन एजेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो जब मैं नया यूजर बनाऊँ उसको एडमिन एजेंट्स का मैं असाइन करूँगा ग्रुप, तो वो एडमिन एजेंट वाले ऑटोमेटिकली जो है इस पे उनको एक्सेस हो जाए करेगी। आई होप इट मेक्स सेंस। तो अगर हम देखें 2 लेवल पे जो मुझे पसंद हैं वो हमने अप्लाई किए हैं रोल्स।
एक हमने सब्सक्रिप्शन लेवल पे किया। सब्सक्रिप्शन लेवल पे जब वो अप्लाई करते हैं रोल, तो वो सब पे अप्लाई होता है। वहां पे लेट्स से अगर मैंने किसी को कंट्रीब्यूटर बना दिया है, तो सारे के सारे जो हैं ऑल रिसोर्स ग्रुप्स जो हैं उसको वो नजर आएंगे। अगर मैंने किसी global रिसोर्स ग्रुप access। लेवल पे किसी को असाइन किया है रोल, अगर मैंने रोल असाइन किया है तो वो सिर्फ उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही उसको नजर आएगा। और अगर लेट्स से मैंने किसी स्टोरेज डिवाइस पे या किसी वर्चुअल मशीन पे किया है, तो वो भी किया जा सकता है, वो उस लेवल पे उसको फिर वो नजर आएगा। सही, चलो मैं वाइंड अप करता हूँ अभी आर के, वरना जो है वो स्टार्ट उनको सेशन स्टार्ट हो रहा होगा। तो हम वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो, लास्ट मिनट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर कोई क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एडी सर्विसेज यूज कर सकता है, लाइक और सॉरी, कोई चीज यूज ना करे, एज्योर में से बिल्कुल कोई और चीज यूज ना करे, सिर्फ एडी सर्विसेज यूज करे? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एज्योर एडी जो है वो आपकी फ्री सर्विस है, एज्योर एडी फ्री। तो वो आप बनाएं, यूज करें उसको, कोई आपको वो नहीं है। आप और यूजर्स ऐड करें, उन यूजर्स को आप एक्सेस दें मुख्तलिफ किस्म की। लेट्स से कोई रिसोर्स ग्रुप बना लें, वो भी रिसोर्स ग्रुप भी फ्री है। उस रिसोर्स ग्रुप पे उस यूजर को एक्सेस दे दें, वो यूजर लॉग इन करके जब देखेगा तो उसको रिसोर्स ग्रुप वो अवेलेबल होगा। उसमें कोई चीज ऐड करेंगे तब आपकी बिलिंग स्टार्ट होगी, वैसे आप फ्री यूज कर रहे हैं। आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो सारे ये रोल्स, एक्टिव डायरेक्टरी सारा कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है, अगर आपके मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं, तो उन सब्सक्रिप्शन के लेवल पे आपके मल्टीपल डायरेक्टरीज बनेंगी एज्योर की। और वो आपको ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ। वो मेरी सब्सक्रिप्शन लेवल पे मैं दूसरी डायरेक्टरीज पे जाना चाहूँ तो मैं स्विच करूंगा। वहां पे मेरी और चीजें दूसरी, अभी एडी पे मैं जा रहा हूँ। सही। ये एडी जो है सब्सक्रिप्शन लेवल पे ये मैनेज हो रही है। मैं इसके लिए मैं नई सब्सक्रिप्शन ऐड करूंगा, तो जब नई सब्सक्रिप्शन ऐड करूंगा, पे एज यू गो उसको भी ऐड करूंगा। उसका नाम मैं रख लेता हूँ, लेट्स से कोई दूसरा हमारा कोड मूवमेंट एज्योर 2 ग्रुप है। तो वो एक नया जब बनेगा तो नया मेरा सही है। चलिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।